नमस्कार। मेरा नाम मधुसूदन वर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गौरी देवी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, अलवर में कार्यरत हूँ और आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चूँकि अब आप बीएससी पार्ट फर्स्ट में आ गए हो, ट्वेल्थ क्लास या स्कूलिंग से जो कॉलेज है, स्कूल से कॉलेज अलग है, उसमें पढ़ाई का भी अंतर है और सिलेबस का भी अंतर है। तो अब तक क्या होता था कि आप लोग जो है ट्वेल्थ क्लास में एक बुक होती थी और उसी से जो है पेपर आता था। लेकिन बीएससी या कॉलेज के अंदर कहें तो कॉलेज में बुक नहीं होती है, सिलेबस होता है और सिलेबस को आपको कवर करना होता है। अलग अलग प्रकार के पब्लिकेशन जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनमें जो बुक आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आज जो मैं सबसे पहला जो काम करूँगा वो है अपना सिलेबस को डिस्कस करना। सबसे पहले हम जो सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा मैं सिलेबस देख देता हूँ। हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो जूलॉजी का सिलेबस है उसमें 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। यानी कि तीनों जो पेपर हैं वो अलग अलग प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे। पेपर फर्स्ट का पता नहीं, थर्ड का पता नहीं, मैं जो आपको लूँगा वो पेपर सेकंड है, सेल बायोलॉजी का। पेपर फर्स्ट का नाम है बायोडाइवर्सिटी, बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है। पेपर सेकंड का नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पेपर जो थर्ड है आपका वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब मैं बात करूंगा पेपर सेकंड की, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये जो पेपर है 50 नंबर का पेपर होता है। तीनों पेपर ही 50 नंबर के होते हैं और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। पेपर सेकंड जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हर एक सेक्शन में तीन तीन क्वेश्चन आते हैं और आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि हर एक यूनिट में से कम एक प्रश्न लेते हुए कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक से आप एक एक प्रश्न तो करेंगे और एक यूनिट से आप चाहें तो 3 प्रश्न भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरह से पेपर डिज़ाइन होता है। पेपर के बारे में यदि बात करते हैं तो सेक्शन ए जो है ये सेल बायोलॉजी का है, इंट्रोडक्शन टू सेल। यानी कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी आकार आकृति क्या है, इसका साइज शेप क्या है, किस प्रकार की होती है। सेल के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब ये पेपर मैं चालू करूँगा, अगले जो वीडियो आएंगे आपके पास, सबसे पहला काम है, आपके पास कोई बुक अवेलेबल भी नहीं हो तो भी आप 11th क्लास की जो बुक है उससे आप जो है टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है सेल बायोलॉजी के बारे में है। सेल की हम अब तक 11th क्लास में थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को थोड़ा और डीप में या डिटेल्ड पढ़ेंगे। सेल की जो है सेल बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है सबसे पहले वही चीज़ होगी। फिर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमें पता होगी शायद, मेरे ख्याल में प्रोकैरियोन और यूकैरियोन यानी कि प्रिमिटिव टाइप का कैरियन, और यू यानी कंप्लीट और कैरियन मतलब न्यूक्लियस यानी कि कंप्लीट न्यूक्लियस। जिन कोशिकाओं में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम ये कहें उनको हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, और जिनमें कि एडवांस टाइप का या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। वायरस क्या होते हैं, सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके 11th क्लास में रिलेटेड है। फिर उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो पहला एक हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे सेल का, फिर उसके बाद जो है एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर, या फिर उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो जो मॉडल सेल मेम्ब्रेन के दिए गए हैं उनके मॉडल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है
और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पैसिव, जिसमें कि किसी तरह की कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि हम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, या कहें कि एटीपी के रूप में जो है एनर्जी यूज़ में आती है। फिर उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज की बात करें तो कौन कौन से कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में करेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज़ है, सेंट्रियोल है, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई और साइटोस्केलेटन। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं सेल ऑर्गेनेलिज में आ जाएंगी। तो जो पहला सेक्शन है वो पूरी तरह से सेल का है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये ध्यान रखना है। यदि आपको आगे किसी भी प्रकार का कंपटीशन देना है तो ये जो पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है। सारी रिसर्च जो है आज की तारीख में, यदि दुनिया में कोई भी रिसर्च हो रही है तो वो सारे के सारे कहाँ हो रही है? सेल पर हो रही है। सेल में पाए जाने वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स पर हो रही है। उन सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे है उस पर हो रही है। तो हमें सबसे पहला जो काम है वो सेल का बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए सेल और सेल से जुड़े हुए जो भी कोशिकांग हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। आगे कोई कंपटीशन भी देंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सेल बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सेल बायोलॉजी को अच्छे से याद कर लें या अच्छे से पढ़ लें, और बहुत आसान है। हम जो भी चीज़ बायोलॉजी में या जूलॉजी में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें हैं। यदि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एनिमल्स में क्या चीज़ें होती हैं, क्यों। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग क्या है? यदि कोई कहा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर या किसी भी लिविंग बीइंग का बेसिक जो है यूनिट क्या होगी, तो क्या होती है? सेल होती हो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बीइंग यदि कहें, या कहें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसी भी जीव की है तो क्या है वो सेल है। तो हमारे बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हम कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सेल किस प्रकार की है। हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वो जेनेटिक्स भी हमारे बारे में होगी, हमारे आसपास के जीवों के बारे में होगी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हमारा जो विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी किसके बारे में? हमारे बारे में ही है। तो हम ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं? हमारे बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें हैं इनको अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। यदि हम उसको अपने आप से जोड़कर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। कोरिलेट करके चलोगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरह से अब बी सेक्शन है। बी सेक्शन जो है वो न्यूक्लियस का है पूरी तरह से, यानी कि कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसका है पूरा तरह से। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कि न्यूक्लियस कैसा होता है, उसका जो है न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है कि हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये जो डिवीजन फेज होती है इसमें तो क्या होता है? न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं? प्रोफेज के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना चालू हो जाती है, और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी तो न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तब कौन से स्टेज का होना चाहिए? वो इंटरफेज अवस्था का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वह पूरी तरह से दिखता हुआ और एक न्यूक्लियस जो है पूरे मैच्योर स्टेज में होगा। इसलिए इंटरफेज न्यूक्लियस ये लिखा जाना है। इसकी संरचना कैसी होती है? क्या एनवलप होता है, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? एनवलप का मतलब न्यूक्लियर एनवलप का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक की झिल्ली कैसी होती है, ओवरऑल ये है, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स मतलब उनकी आकार आकृति कैसी होती है, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स के प्रकार क्या हैं, जॉइंट क्रोमोसोम, पॉलीटेन क्रोमोसोम,
जैसे जॉइंट क्रोमोसोम है। ये जो जॉइंट क्रोमोसोम है, जॉइंट क्रोमोसोम क्या होंगे? स्पेसिफाइड क्रोमोसोम्स होंगे, स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि कोई भी जो हम प्रोटीन है, और यदि उसका कोई सेल है वो विशेष प्रकार का प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, तो क्या होगा? उसके अंदर उस तरह के जीन जो है मल्टीपल कॉपीज़ में पाए जाने चाहिए। जब जीन मल्टीपल कॉपीज़ में पाए जाएंगे तो वो कैसी संरचना में हो जाएंगे? जॉइंट हो जाएंगे। यानी कि वो रिपीटेड सीक्वेंस ज़्यादा होंगे उसमें, कि उसमें एक ही जीन जो है वो लगातार कई बार, हजारों लाखों बार वो रिपीट हो रहा है। इस वजह से वो उसकी संरचना बड़ी हो गई है, और इसी को हम कह रहे हैं जॉइंट क्रोमोसोम। तो ये पॉलीटिन क्रोमोसोम है, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम है, ये सारे क्या है? जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं डीएनए की संरचना पर। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक चीज़ है डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए की कैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके हेलिक्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने टाइप का होता है, ए, बी और जेड। ठीक है। इसमें रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है। कौन कौन से एंजाइम इसमें काम में लिए जाते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल जो है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारा डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन का मतलब है सेल डिवीजन, कहने का मतलब ये है। तो सेल डिवीजन में क्या होगा? एक होती है डिवीजन फेज और एक होती है इंटरफेज। हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये जो बात कर रहा था मैं इसके बारे में। तो इंटरफेज तो रेस्टिंग फेज होती है एक तरह से, और डिवीजन फेज होती है जहाँ की वो डिवाइड होता है। और विभाजन भी दो तरह का होता है, माइटोसिस डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, और मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन है किस तरह की कोशिकाओं में होता है? किस तरह की होता है कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में होता है ना। और मियोसिस जो होता है किस तरह की कोशिकाओं में होता है? जर्मिनल सेल्स में होता है। ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये अलग अलग कैसे हैं, क्यों हैं। अब जो तीसरा जो सेक्शन है वो हमारे पास है, वो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स में मेंडलिज्म जो है सबसे बेसिक चीज़ होती है। मेंडलिज्म से ही हम शुरुआत करते हैं, और मेंडलिज्म को ही हम विस्तार से आगे पढ़ते रहते हैं इसमें, कि मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट दिए उस कॉन्सेप्ट में क्या आगे कमियां रही, उनके कौन से अपवाद हैं। ये सारे अपवाद हैं। ठीक है। वो अपवाद क्या रहे हैं? जीन जो है, जेनेटिक इंट्रैक्शंस क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री जीन। ये जीन इंट्रैक्शन जो होती है ना, उसी के कारण जो है सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन ये होता है। यदि लिंकेज होगा तो जीन जो है एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपका जो बहुत ही सेल बायोलॉजी और जेनेटिक बेसिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बहुत आसानी से, आराम से समझेंगे, और बहुत आसान है, ये बात ध्यान रखना। बस एक चीज़ ये याद रखना कि जो भी टॉपिक आप वीडियो देखते हैं, तो कम से कम आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, उससे एक बार ज़रूर उसको टैली कर लें, ताकि आप जो है सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कम्युनिकेट कर पाएँ, थोड़ा सा अपने आप को जोड़ पाएँ। ऐसा नहीं कि वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ये चीज़ ज़रूर करें। अब ये बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास बुक नहीं थी, ये नहीं था। बुक तो अपने पास 11th क्लास की बुक्स तो अवेलेबल होंगी शायद, मेरे ख्याल में। तो इसलिए बुक्स की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ है नहीं। ठीक है। आगे क्या हम सब जो वीडियो होंगे उसमें हम जो इस तरह के टॉपिक के वीडियो मैं आगे बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।